अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद आप खैर खैरियत से होंगे। बच्चों बिस्मिल्लाह पढ़ लें, दुरूद शरीफ पढ़ लें, फिर हम आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। जी बच्चों, हाँ, क्या हाल है आप लोगों का? चलें, गुड हो गया। मैं माज़रत चाहता हूँ कि तकरीबन एक वीक की डिले तकरीबन हमारी क्लासेस में आई हैं। मेरी वालदा की तबीयत ठीक नहीं है अभी भी, और वो अभी भी हॉस्पिटलाइज्ड हैं, तो आप लोग भी दुआ कीजिएगा, अल्लाह ताला आसानियाँ करे। आगाज़ करते हैं। हम स्टार्ट करेंगे हम दुआ से। जो मैंने 3 दुआएं पढ़ी हैं उसका मतलब सीखेंगे, और फिर पहले दिन सिखाऊंगा, बाद में मैं बस पढ़ दिया करूँगा। रब इशराह ली सदरी, रब्बी ए मेरे रब, इशराह खोल दे, ली मेरे लिए, सदरी मेरा सीना, वयस्सिर और तू आसान फरमा दे, ली मेरे लिए, अमरी मेरा काम, वहलुल और खोल दे, उक़दतन गिरा, मिन लिसानी मेरी ज़ुबान की, यफ़क़हू क़ौली जो मैं बात कहूँ वो समझ लग जाए आप लोगों को। इसको आप अपने पेपर पर्सपेक्टिव में अपनी रूटीन लाइफ के अंदर भी लेकर आ सकते हैं। पेपर लाइफ में बस आपने ये सोचना है पेपर करते हुए कि जो मैं बात लिख रहा हूँ वो आई कैप को समझ लग जाए। ठीक, खुद ब खुद अल्लाह ताला की तरफ से मदद इंशाल्लाह आएगी। दूसरी दुआ, रब्बी यसर, अल्लाह तू आसान फरमा दे, वला तो असर और तू इसमें मुश्किल ना डाल, व तम बिल खैर और तू इसे मुकम्मल कर दे खैर के साथ। तो जो सी भी चीज़ हम दिन शुरू करते हैं वो भी अल्लाह ताला उसे मुकम्मल फरमाए। जो हम काम शुरू करते हैं, जो चैप्टर शुरू करते हैं, जो सब्जेक्ट शुरू करते हैं, अल्लाह ताला उसे क्या करे, खैर के साथ मुकम्मल फरमाए। तीसरी दुआ, रब्बी ज़िदनी इल्मा, अल्लाह तुम्हें इल्म में इजाफ़ा फरमा। अच्छा जी, अब स्टार्ट करते हैं। हमारा प्लानर एक है उससे कि हमें किस तरीके से इसको स्टडी करना है। मैंने प्लानर तो जहाँ तक याद पड़ रहा है मैंने बनाया था 5-6 दिन पहले से ही, और हमारी क्लासेस का आगाज़ होना था 27 तारीख से, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं हो सका। तो मैं इस प्लानर को इंशाल्लाह चंद दिन के अंदर हम उस लेवल पर पहुंच जाएंगे जिस लेवल के ऊपर हमें होना चाहिए है। पीआरसी के अंदर हमने जो सा सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है और उसका लिंकिंग सीएमए में है, मेरा आगाज़ वहाँ से होगा। पीआरसी में हमने इन्वेंटरी वैल्यूएशन का चैप्टर और एक मैन्युफैक्चरिंग का चैप्टर, ये 2 चैप्टर ऐसे हैं जो हमने पढ़े हुए हैं टू सम एक्सटेंट, थोड़े थोड़े से, जिस हद तक भी है। मेरा आगाज़ मोर और लेस यहाँ से होगा, और यहाँ से मैं आपके कॉन्सेप्ट बिल्डअप करूँगा, और बिल्डअप करके इंशाल्लाह क्या करूँगा, आपको सीएमए फिर एक्चुअल के ऊपर हम चले जाएंगे, सारी चीज़ों के ऊपर। क्रैमिंग की कोशिश है मेरी कि आपको कम से कम ज़रूरत पड़े। असल चीज़ है कॉन्सेप्ट बिल्डिंग। अच्छा, तो हमारा स्टार्ट इन्वेंट्री वैल्यूएशन से होगा जो हमने सीखी हुई है। इन्वेंट्री वैल्यूएशन के बाद आपने थोड़ा बहुत फैक्ट्री ओवरहेड का नाम सुना हुआ है, अंडर ओवर एब्जॉर्ब्ड पढ़ा हुआ है थोड़ा बहुत पीआरसी के अंदर। अगर कोई स्टूडेंट ऐसे है जो FAR 1 पढ़ कर आए हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं जो FAR 1 पढ़ने के बाद CMA शुरू कर रहे होते हैं, तो भी उनके लिए बैक एंड पे नॉलेज जो पढ़ा हुआ है वो पीआरसी का ही मेजरली है। फिर आगे चैप्टर्स के नामों की फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी हमारा टाइम काफ़ी वेस्ट हो चुका हुआ है। मेरी कोशिश यही होगी कि मैं आपको क्या करूं, यहाँ पर कहीं पे आगे जाके इस जगह पर, यहाँ पर हम 27 मई के नज़दीक उस लेवल पर पहुँच जाएं जिस लेवल के ऊपर हमें होना चाहिए है, और ये आराम से हो जाएगा इंशाल्लाह। यहाँ पर मैंने बहुत एम्पल, ये देखें, एक ही चैप्टर के लिए मैंने 12-14 दिन रखे हुए हैं, तो इसके ऊपर एक आधा दिन कम कर दूंगा मैं। ठीक, ये
एक चैप्टर है ABC कॉस्टिंग, इस पे 4 की बजाय 3 दिन कर दूंगा। कोई एक आधा लेक्चर हो सकता है आपको रिकॉर्डिंग में दे दूं, रिकॉर्ड कर कर स्पेशली बैठ के, तो इस तरीके से मैं उसको मैनेज कर दूंगा। या फिर कोई हम एक्स्ट्रा क्लास कर लेंगे इवनिंग में, ठीक, कोई 4:30-5 बजे के नज़दीक कोई हम एक्स्ट्रा क्लासेस कोई चंद एक रख लेंगे, जिससे आपका क्या हो, ये जो एक वीक ज़ाया हुआ है हमारा वो क्या हो जाए, मिटिगेट हो जाए। वैसे मेरी कोशिश यही है कि जी आपको एक्स्ट्रा क्लास की भी ज़रूरत ना पड़े और हम एक टारगेटेड डेट सेट कर लें, उस डेट पर हम पैरेलल पे आ जाएं। तो वो टारगेट डेट आप अभी बेशक लिख लें। ये एक चैप्टर है प्रोसेस कॉस्टिंग का, यहाँ पर मेरी एंडिंग 27 मई को ही होनी चाहिए है, ताकि हमारा आगे सारे के सारे चैप्टर्स अच्छे से हो जाएं। बाकी चैप्टर्स के नाम बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कशन का कोई इस वक्त फ़ायदा है सच नहीं है, अनलेस एंड अनटिल के जी स्टूडेंट्स ने पहले से ही पढ़ रखे हों। वो चंद दिन बाद मैं डिस्कशन कर दूंगा, कोर्स की डिस्कशन थोड़ी बहुत मैं ज़रूर अभी कर लूँगा। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा कोर्स प्लान है जो कि मेरे पास है, ये मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर भी करवा दूंगा, तो आप लोगों के पास भी आएगा। हम लोगों ने टारगेटेड होकर चलना है, टारगेटेड होकर चलेंगे तो काम क्या होता रहेगा, अच्छा चलेगा। नहीं टारगेट होकर चलेंगे तो काम फिर क्या होगा, डिले डिले और डिले। अच्छा जी, अब हम आते हैं यहाँ पर इंट्रोडक्शन में। वैसे बता देता हूँ, मेरा नाम वसीम अकरम है और मैं लेफ़्ट हैंड से राइट हैंड से बॉलिंग करता हूँ, यॉर्कर्स करता हूँ, ठीक है। और इत्फाकिया तौर पे यहाँ पर डेबिट एंड क्रेडिट नहीं है, तो नहीं तो मैं खब्बा डेबिट से जा क्रेडिट भी करता हूँ ठीक है ना। तो ये सिलसिला हमारा है CMA में, बहुत सारा लिंकिंग हमारी कॉन्सेप्चुअल चीज़ों की है, इंडस्ट्री में किससे चल रहा है, एक चीज़ की कॉस्ट क्या आती है, ये असल में हमारा मकसद ही है। इंटरनल मैनेजमेंट ने क्या क्या कुछ करना होता है, डिसीजंस कैसे लेने होते हैं, वो क्या क्या कुछ डिसीजंस ले, मटीरियल ख़रीदना है तो उससे रिलेटेड डिसीजंस क्या होंगे। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म की डिसीजन मेकिंग कि इंटरनली बाय कर रहे हैं तो किससे बाय करना है, तो ये वाली चीज़ें हमारी CMA के अंदर आ जाएंगी कि कॉस्ट हमें कहाँ पर लीस्ट पड़ रही है। असल में हमें लीस्ट कॉस्ट की तरफ जाना होता है, मैनेजमेंट ने क्या करना होता है, लीस्ट कॉस्ट की तरफ जाना होता है। चलें जी, वसीम अकरम की बात हो गई। वसीम अकरम की क्वालिफ़िकेशन छोटी सी है, एक AC है, छोटी सी नन्ही मुन्नी सी AC, एक क्वालिफ़िकेशन ख़त्म। और एक्सपीरियंस के हिसाब से बात करें तो मेरा तकरीबन 7 साढ़े 7 साल 8 साल के नज़दीक टीचिंग से रिलेटेड फील्ड का एक्सपीरियंस है और लगभग 9 साल का इंडस्ट्रीज़ का एक्सपीरियंस है। इंडस्ट्री में मैंने 3-4 जगहों पे काम किया है। एक मन्नू ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ है, एक चार्ट अकाउंटेंट फर्म है फजल महमूद एंड कंपनी, वहाँ पे मैनेजर के तौर पे काम किया हुआ है। एक ऑडिट, एक एक्सचेंज कंपनी थी, उसके अंदर काम किया हुआ है। तो 2-3 जगहों पे मैंने काम किया हुआ है। मेजरली टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जिसमें 7-8 साल अकाउंट्स डिपार्टमेंट को संभालता रहा हूँ 2-3 कंपनीज़ के इकट्ठे। तो वन ऑफ दोज चार्ट अकाउंटेंट्स, वन ऑफ क्या नज़र नहीं आते कोई ख़ास जो इंडस्ट्री एक्सपीरियंस के साथ आ रहे होंगे, डेफिनेटली कोई ना कोई होगा, कोई मेरे जैसा जिसका मुझे नहीं पता। अदरवाइज़ ज़्यादातर ऐसे ही हैं जो आर्टिकल्स करते हैं और आर्टिकल्स के बाद जंप इन कर देते हैं कहाँ पर, टीचिंग फील्ड में आ जाते हैं, जिनका माइंडसेट पहले से ही होता है। मेरा पहले से माइंडसेट नहीं था, वो मैं पढ़ते पढ़ते दरमियान में ऐसे ही माइंडसेट बना और फिर ऐसे ही अल्लाह ताला ने रिस्क इधर लिखा हुआ था और फिर मैं इधर आ गया। और फिर मुझसे पूछा जाता था कि जी माइंडसेट वापस इंडस्ट्री में जाने का तो नहीं है, तो मैंने कहा नहीं, इंडस्ट्री में जाने का वापस माइंडसेट नहीं लेकर आए हम। तो ये होगी बात। हाँ, आप अपने साथ लिखेंगे FCA और मेरे साथ लिखेगा ACA, ठीक। यू आर द फ्यूचर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, आई एम एसोसिएट चार्टर्ड अकाउंटेंट, ठीक। FC होता है
फेलो मेंबर ऑफ चार्ट अकाउंटेंट। दो तरीके से मिलता है, क्वालिफिकेशन के 5 साल बाद भी मिल जाती है, FCA लिखा जा सकता है, और 10 साल बाद भी लिखा जा सकता है। 5 साल बाद जो फर्म खोल लेते हैं अपनी, या फर्म से अलाइंड हो जाते हैं, फर्म में जॉब हो जाती है चार्ट अकाउंटेंट फर्म में, तो उनको 5 साल बाद FCA लिखने की इजाज़त हो जाती है। और जो मेरे जैसे हैं कोई इंडस्ट्री में, टीचिंग फील्ड में, तो उनको 10 साल बाद इजाज़त मिलती है। लिहाजा मेरे भी 10 साल पूरे नहीं हुए। ठीक हो गया, ये आतिफ साहब के 10 साल पूरे नहीं हुए, हो जाएंगे, लेकिन फिर भी हो सकता है मैं ना लिखूँ, खाम 10-15 हज़ार 20 हज़ार की फीस इजाफी भरनी पड़नी है। हाँ, FCA लिखवाने के लिए आप तो लोग आराम से लिख सकते हैं ना, हमें लिखने के लिए भी पैसे देने पड़ेंगे। तो इसलिए टीचिंग एक्सपीरियंस में मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस है CA फाइनल में। आपका जो सब्जेक्ट है CM में, इसका एक एडवांस लेवल हुआ करता था मैनेजमेंट अकाउंटिंग, और जो अब आपका MFA है उसका एक एडवांस लेवल है BFD। इनका टेस्टिंग से रिलेटेड CA फाइनल, उसमें सर के साथ अटैच हुआ था मैं। मीनवाइल ये साथ ही एक जगह है, और वहाँ पे ज्वाइनिंग हुई मेरी, और वहाँ पे मैंने QM पढ़ाया, फिर इंट्रो पढ़ाई, फिर उन्होंने मुझे कहा अच्छा पढ़ाते हो, R1 देते हैं तुम्हें। फिर मज़ीद अच्छा पढ़ाने की वजह से R2 भी मिल गई, और फिर उन्होंने कहा कि भाई अब QM छोड़ दो, AFC छोड़ दो, अब तुम CMA में आ जाओ। तो फिर चारों सब्जेक्ट्स मेरे वहाँ पर पूरे हुए, और फिर इधर आतिफ साहब के साथ अटैचमेंट हो गई। CA मेड ईजी नियर पीयर के ऊपर है मेरा कोर्सेज, और यहाँ पर आपके पास SBI में इंशाल्लाह आपको पढ़ाऊँगा। तो ये तो हो गया मेरा टीचिंग से रिलेटेड एक्सपीरियंस। बढ़ते हैं जी, अब टाइम वेस्ट नहीं करना हमें, क्योंकि ऑलरेडी टाइम वेस्टेड है, मैं कोई मज़ीद उम्मीदें नहीं बांधूंगा। हाँ, बुक्स मेरी दो हैं, R1 की और CMA की। CMA की बुक के अंदर क्या किया हुआ है, मैंने क्या किया हुआ है, जितनी भी आपको मार्केट में बुक्स मिलेंगी उन्होंने ICAP का क्वेश्चन और ICAP के सॉल्यूशन कॉपी पेस्ट किए हुए हैं। और CMA में एक बहुत बड़ा मसला फेलियर का है, लो कॉन्फिडेंस का बहुत बड़ा मसला, और उसकी रीज़न ये है कि हम क्वेश्चन करते हैं और वो मैच नहीं करता, फिर हम ICAP का सॉल्यूशन देखने की कोशिश करते हैं और वो हमें समझ नहीं लगता मेजॉरिटी जगहों पे, मेजॉरिटी क्वेश्चंस के अंदर। उसकी रीज़न उन्होंने एक सॉल्यूशन एक अंदाज में किया हुआ है, तो दूसरा सॉल्यूशन दूसरे अंदाज में किया हुआ है, दूसरे चार्ट अकाउंटेंट ने बनाया हुआ, तीसरे चार्ट अकाउंटेंट ने बनाया होगा, वो दूसरी चीज़ वो एक्सेल के ऊपर बना होता है, और हमें आदत है मैनुअल लिखने की, करने पाने की, तो वहाँ पर काम क्या हो जाता है, गड़बड़ हो जाता है। अब कॉन्सेप्ट हर तरह से अप्लाई हो रहे होते हैं, लेकिन हमें जब हम अपने अंदाज पे हमें सोल्यूशन नहीं मिलते तो हमारा कॉन्फिडेंस क्या होता है, हम कहते हैं ये तो समझ लगने ही नहीं है ना सोल्यूशंस, और लगते भी नहीं हैं। और जितनी मैंने बुक्स देखी हैं उनमें यही काम हुआ होता है ज़्यादातर में, सिवाय इक्का दुक्का सोल्यूशंस के जिस पे उन्होंने कोई काम करके अपने पैटर्न के ऊपर कन्वर्ट किया होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बुक के अंदर ये तकरीबन 95, 98, 99% सोल्यूशंस आपको क्लास के सोल्यूशंस के मुताबिक मिलेंगे। कोई इक्का दुक्का सोल्यूशन होगा जो मैं नहीं कर सका टाइम मैनेजमेंट की वजह से या कोई और, अदरवाइज सारे सोल्यूशन आपको किस पे मिलेंगे, क्लास के पैटर्न। तो अगली चीज़ मैंने क्या किया है, एक तो सोल्यूशंस बनाए हैं, दूसरे जो आपकी थ्योरी होती है, थ्योरी वो 10 से 15 मार्क्स की आती है पूरे CMA में, और वो हम लोग क्या करते हैं, वो करते ही नहीं है, स्टूडेंट्स करता ही नहीं है। तो मैंने क्या किया है, उस ज़रूरत को देखते हुए पूरे सिलेबस में से थ्योरी के पास पेपर और थ्योरी जिस हद तक वो पूछ सकता है उस सब को उठाया है और इसका एक चैप्टर बना दिया हुआ है। अपनी जगह पे थ्योरी मौजूद है,
अपने अपने चैप्टर्स में इंडिविजुअली मौजूद है, लेकिन वहाँ पर जो सी चीज़ मैं दूसरी जगह पर लेके गया हूँ मैं वहाँ पर लिख दिया। मीन्स कंप्लीटनेस मैंने इंश्योर की हुई है कि आई कैप की बुक के अंदर जो सी चीज़ें हैं वो सारी की सारी मौजूद हों और साथ हमें एक चैप्टर मिल जाए थ्योरी का। जब जब मैं चैप्टर मुकम्मल कर दूं उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स तो डिस्कस हो ही चुके होंगे, तो आप लोगों ने क्या करना है, उसकी थ्योरी पकड़नी है, उसके थ्योरी को याद करना है। यहाँ पे ओपन बुक तो है नहीं R1 की तरह कि मैं बहुत सारी चीज़ें आपको देख के करना सिखा दूँ, या R2 की तरह। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। तो अगर हम साथ साथ याद कर लेंगे थ्योरी को तो क्या होगा, हमारे लिए बहुत आसानी हो जाएगी। और अगर हम साथ साथ याद नहीं करते हैं तो फिर क्या होगा, काम गड़बड़ हो जाएगा। तो वो आपने क्या करना है, वो थ्योरी भी साथ साथ ही करनी है। डन हो गया जी? अच्छा, थ्योरी ऑफ ऑल चैप्टर। इसके अलावा बुक के अंदर ही आपको रिवीजन प्लान भी मैंने पुट इन कर दिया हुआ है। अक्सर स्टूडेंट की ये होती है कि जब हम रिवीजन करने बैठते हैं तो हमारे पास रिवीजन प्लान नहीं होता कि हम कौन कौन से क्वेश्चंस करते जाएं, कौन कौन से क्वेश्चन हमें देखने चाहिए हैं। तो मैंने वो रिवीजन प्लान भी एडअप कर दिया हुआ है। बुक के अंदर पास पेपर मेरे 2002 से लेकर 2022 तक के पास पेपर्स हैं, जिसमें 2002 से लेकर 2009 तक 8 तक कुछ पास पेपर 100% नहीं आ सकते थे क्योंकि कोर्स डिफरेंट है। डेफिनेटली वो मुझे निकालने पड़े, उनकी शरह थोड़ी सी कम होगी। जब कोर्स सेम जहाँ पर आ रहा है वहाँ पर उनके पास पेपर्स डेफिनेटली वो एम्पल बुनियाद पर मौजूद हैं। तो और फिर ये एक पैटर्न के ऊपर सॉल्यूशंस हुए हैं। ठीक हो गया बच्चों? अब हम बढ़ते हैं, अपना आगाज़ करते हैं और आगाज़ करके क्वेश्चंस को परफॉर्म करते हैं। डायरेक्टली इन्वेंट्री से शुरू नहीं करवाऊंगा। इन्वेंट्री में यूज़ होने वाली एक चीज़ें जो आपने पीआरसी के लेवल पर पढ़ी है, जिसको मार्कअप और मार्जिन बोलते हैं, मैथ टाइप चीज़ है, इसको सीखेंगे और अपने अंदाज में सिखाऊंगा। आप लोगों ने पढ़ी होगी, पढ़ी है ना पीआरसी के अंदर, थोड़ा बहुत तो पढ़ा हुआ है, तो उसके ऊपर कन्वर्ट करेंगे अपने आप को, कॉन्सेप्ट्स को, और फिर आगे बढ़ेंगे। ले जी, एक है आपका मार्कअप और एक है आपका मार्जिन। ये दो चीजें होती हैं, इनका बेस फार्मूला एक ही है। मार्कअप होता है प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। क्या होता है जी? प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। और मार्जिन होता है प्रॉफिट ऑन सेल। अच्छा, ऑन कॉस्ट बेस फार्मूला कि हम कॉस्ट में प्रॉफिट को ऐड करते हैं तो सेल प्राइस बनती है। अब एक बंदा है, रेडी वाला है, दुकानदार है, वो लेकर आ गया 150 रुपए किलो, कोई भी चीज ले ली उसने, उसको कॉस्ट कितनी पड़ी? 150 रुपया। अब इसने इसके ऊपर प्रॉफिट रखना है से 20% प्रॉफिट, तो वो क्या करेगा, 150 रुपए के ऊपर 20% क्या कर देगा, प्रॉफिट लगा देगा। तो क्या बन जाएगा उसकी सेल प्राइस? कितनी बन रही है? 180 बन रही है। ठीक है, तो ये उसकी सेल प्राइस आ जाएगी 180। अब अगर आप गौर से देखें कि ये 150 क्या चीज़ है? कॉस्ट है इसकी। ठीक है, तो ये क्या चीज़ हुई? ये भी कॉस्ट है, ये कॉस्ट है ना, 150 कॉस्ट है ना, और ये रेट ऑफ प्रॉफिट है, और ये मेरी सेल प्राइस है। आप लोगों ने, बहुत सारों ने हो सकता है पढ़ा हो कि 100 उसको एज्यूम करते हैं जो क्या होती है, जिसके ऊपर प्रॉफिट लगना होता है। ऐसा ही कुछ पढ़ा हुआ है ना। हम उस चीज़ से अपने आप को क्या करने लगे हैं? आज़ाद करने लगे हैं। हम क्या करने लगे हैं? एक फार्मूले में इस चीज़ को कन्वर्ट करने लगे हैं। अच्छा,
क्या ऐसा पॉसिबल है मैथ के अंदर के एक कॉमन ले लिया जाए? ठीक है, तो मैं सी को क्या करता हूं, मैं कॉमन ले लेता हूं। ये क्या बन जाएगा, 1 प्लस आर इज इक्वल टू एस। मैं ये वाला फार्मूला यूज करूंगा। इसके अंदर कितने वेरिएबल, 1 2 3 वेरिएबल्स हैं। 3 में से कोई से 2 अवेलेबल हो तो तीसरा कैलकुलेट हो जाएगा। तो फार्मूला मेरा बन गया S इज इक्वल टू सी इंटू 1 प्लस आर, किसका, मार्कअप। और ये फार्मूला मैंने सीखा था व्हेन आई वाज इन बीकॉम। मैंने बीकॉम के बाद डायरेक्टली आर्टिकल स्टार्ट किए। आर्टिकल्स के अंदर मैंने सारी काउंटिंग सीखी और मैंने ये बीकॉम में सीखा था, मेरे एक सीनियर ने मुझे बताया था और फिर मैंने राज के सीए में इस्तेमाल किया और फिर मैंने टीचिंग में भी अपने इसी को ही लेकर आया हूँ। मेजॉरिटी इसी तरह से इंटू 100 डिवाइड बाय 80 इंटू ये वो करके पढ़ाती है, लेकिन मैं कैसे पढ़ाता हूँ, एक फार्मूला, जो मर्जी हो जाए, 3 में से 2 वेरिएबल्स, हल होगा, चीज़ निकलेगी। आप लोग अपने तरीके से भी कीजिएगा, इस तरीके से भी करेंगे तो चीज़ें निकल कर आ जाएंगी। अच्छा, ये क्या चीज़ है, तो कह सकता हूँ दूसरा फार्मूला मेरा प्रॉफिट इज इक्वल टू सी आर बन जाता है, बन जाता है, ठीक हो गया। तो ये मेरा फार्मूला बन गया, 2 फार्मूलास, जिसमें से ये फार्मूला रूटीन में ज़्यादा यूज़ होता है, ये कभी कभी यूज़ हो जाता है। यही फार्मूला हम R2 में भी यूज़ करते हैं, R1 में भी यूज़ करते हैं, हर जगह पे ये यूज़ होता है, CFAB में भी जाके यूज़ होता है। अब आ जाते हैं प्रॉफिट ऑन सेल के ऊपर। बेस कॉन्सेप्ट हमारा कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल ही है, इसमें कोई चेंज नहीं है। अच्छा, क्या इस इक्वेशन को रीअरेंज करके मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, सेल में से प्रॉफिट माइनस कर दूं तो कॉस्ट बनता है, बन सकता है ना, एक इक्वेशन है, लिखा जा सकता है। अच्छा, ये टेक्नोलॉजिकल जो इंडस्ट्रीज हैं, टेक्नोलॉजी की जो करती हैं, मोबाइल फोन्स बनाती हैं, इनके पास पहले कॉस्ट होती है, उसके ऊपर ये प्रॉफिट लगाती होंगी, या ये मार्केट की कंडीशन को देख के पहले सेल प्राइस डिटरमिन करती होंगी, बाद में कॉस्ट के ऊपर आती होंगी? पहले सेल प्राइस डिटरमिन होगी। कंपटीशन बहुत स्ट्रांग है, देखना है कि ये वाला एक मोबाइल है, इसके मुकाबले में ये वाला मोबाइल लेकर आना है, इसके स्पेक्स पता है, इससे कुछ बेहतर चीज देंगे तो क्या होगा, ज्यादा बिकेगी, बिकने के चांसेस ज्यादा होंगे। प्राइस इससे थोड़ी सी कम होगी तो बिकने के चांसेस ज्यादा होंगे। तो हम पहले क्या डिटरमिन करेंगे, सेल प्राइस। अमाउंट अज्यूम करें, कोई अमाउंट अज्यूम, मोबाइल की आप लोग मोबाइल खरीदते बेच 30,000, ठीक है, 30,000 की सेल प्राइस डिटरमिन कर ली। अब जो सी चीज अवेलेबल है मेरे पास, प्रॉफिट किसके ऊपर वर्कआउट करूंगा, जो सी चीज अवेलेबल है उसके ऊपर या किसी और चीज के ऊपर, जो सी चीज अवेलेबल है। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्जिन, कि मेरे पास अवेलेबल क्या चीज है, सेल प्राइस अवेलेबल है, तो फिर प्रॉफिट भी किसके ऊपर वर्कआउट होगा, सेल प्राइस पे वर्कआउट होगा। लाइक विद लाइक चला जाएगा, जो सी चीज अवेलेबल है उसके ऊपर चीज वर्कआउट होगी। अब 30,000 के ऊपर मैंने प्रॉफिट रखना है, कंपनी ने प्रॉफिट रखना है 20%, तो प्रॉफिट मैं रखूंगा 30,000 के ऊपर 20%। इसको जरा खुला करके लिख देते हैं, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट 30,000 के ऊपर 20%। गॉट द पॉइंट। अब अगर मैं इस इक्वेशन को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दूं तो कोई मुजायका तो नहीं ना। सेल प्राइस मेरे पास 30,000 है, इसमें से 30,000 के ऊपर 20% मैं क्या कर देता हूं, लेस कर देता हूं, तो मेरे पास क्या चीज आ जाएगी, कॉस्ट आ जाएगी।
इसके ऊपर हमारा पूरा एक चैप्टर है, इस चीज के ऊपर, ये चीजें वर्कआउट करने के ऊपर। अच्छा, तो जिसको बोलते हैं टारगेट कॉस्टिंग, क्या चैप्टर का नाम है? टारगेट कॉस्टिंग। दिस इज द टारगेट कॉस्ट, कि हमारा टारगेट कॉस्ट कितनी है। तो बताएं जी, 30,000 में से 30,000, ये 6,000 बनते हैं, तो मेरी कॉस्ट, टारगेट कॉस्ट कितनी होनी चाहिए? 24,000 होगी, तो मैं क्या करूंगा, मैं ये 6,000 कमा सकता हूं। ठीक हो गया? अब ये कॉस्ट वो किस तरह से बनाएगा? वो एक फिर सेलफोन बनाएगा, उसके अंदर लगाएगा इतने मेगापिक्सल कैमरा, इतना ये मेटल बॉडी, ये सारी चीजें लगाई, और फिर उसके सामने आ जाएगी से कॉस्ट 26,000 आ जाती है। तो फिर वो 24,000 पे लाने के लिए क्या कर सकता है? उसे कहेगा हो सकता है मैंने 60 मेगापिक्सल कैमरा लगाया तो मैं इसे 48 मेगापिक्सल पे कर दूं, मेटल बॉडी लगाई है, उतार के क्या कर दूं, इसे प्लास्टिक बॉडी पर आ जाऊं, तो वो अपनी कॉस्ट को क्या करेगा, अपनी 24,000 के ऊपर ले आएगा। ठीक हो गया? तो अल्टीमेटली हमें अभी बेस सेट करनी है कि लॉजिक क्या है, इस मार्जिन की लॉजिक क्या है, हमें लॉजिक समझनी है। लॉजिक समझी गई कि इसकी लॉजिक क्या है, हमारे पास चीज अवेलेबल, सेल प्राइस है, उसे हमें कॉस्ट डिटरमिन करनी है। तो ये मेरी सेल प्राइस होगी, ये भी मेरी सेल प्राइस है, ये रेट ऑफ प्रॉफिट है, इज इक्वल टू कॉस्ट। यहां से मैं वंस अगेन, जैसे इधर एक कॉमन लिया कॉस्ट, इधर कॉमन क्या चीज बन रही है, सेल प्राइस बन रही है, तो मैं सेल को कॉमन ले लूंगा, 1 माइनस रेट इज इक्वल टू कॉस्ट आ जाएगा। ये मेरा दूसरा फार्मूला बन जाएगा मार्जिन का। अच्छा, जी एनी क्वेश्चन टिल नाउ? अभी तक कोई क्यूरी हो आपकी, कोई मुश्किल, कोई डिफिकल्टी, कोई चीज ना समझ लगी हो, आप पूछ सकते हैं। और इसने इतना ज्यादा यूज होना है हमारे सीएमए में, कोई हद नहीं। सीएमए में इसका बहुत ज्यादा काम है, इसीलिए स्टार्ट के ऊपर डिस्कशन हो रही है। हर चैप्टर के अंदर इसकी कोई ना कोई चीज होगी जिसमें से 3 वेरिएबल्स में से 2 अवेलेबल होंगे, तीसरे के ऊपर हमें जंप इन करना होगा। एक और चीज यहां पर है, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल मल्टीप्लाई बाय रेट। तो प्रॉफिट इज इक्वल टू SR हो जाएगा। ठीक, जिस चीज के ऊपर प्रॉफिट वर्कआउट कर रहे हैं उससे मल्टीप्लाई होना है। इधर CR है, प्रॉफिट ऑन कॉस्ट है, इधर SR है, प्रॉफिट ऑन सेल है। अभी तो बहुत सारी एग्जांपल्स आनी है, इधर एग्जांपल की लिस्ट होगी, ये वेरिएबल्स ही हम अभी कैलकुलेट करने हैं। इसकी मिसाल वैसे है कि एक रेडी वाला है, उसने 150 रुपए किलो खरीदे हैं आम, अब उसने बेचने हैं 180 रुपए में, कैसे वो डिटरमिन करेगा? इसकी मिसाल मैंने मोबाइल फ़ोन की कंपनीज की दी, क्योंकि ये टेक्निकल, अब आम बेचने वाला तो नहीं काम कर सकता कि मैंने सेल प्राइस ये रखनी है, मैं रिवर्स जाता हूँ। ठीक है, वो नॉर्मली किसके ऊपर चल रहा होता है, वो कॉस्ट के ऊपर ही चल रहा होता है कि मुझे मैनू इन्ने दा पिया तो मैं इत्थे इन्ने दा बेच सकता। ठीक हो गया? तो ये प्रॉफिट ऑन सेल, ये जो फार्मूला है, ये वाला और ये वाला, ये बहुत ज्यादा यूज होना है। जो दूसरे फार्मूलाज हैं ये रेयरली यूज्ड है, लेकिन पता होने चाहिए। अच्छा, प्रॉफिट अगर सेल प्राइस पे डिटरमिन हो रहा होगा तो सेल से मल्टीप्लाई करेंगे और आ जाएगा। दूसरा प्रॉफिट मालूम करने का ये वाला तरीका कार है, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल में से कॉस्ट माइनस कर दें। आपके पास सेल प्राइस भी हो, कॉस्ट भी हो, तो आपका प्रॉफिट भी वर्कआउट हो सकता है। इसमें भी 3 वेरिएबल्स हैं, एक सेल, एक कॉस्ट और एक
रेट। बस देखना ये होगा कि फार्मूला लगाना कौन सा है। याद करने का तरीकाकार भी सर बताएं, तो इतनी भी नहीं याद होनी चीज़, तो फिर क्या होना है याद। एक तो ये चीज़ है यार, एक फार्मूला नहीं याद होना आपसे तो फिर क्या होना है, ऐसे ही है ना। तो एक तो ये थोड़ी सी है। दूसरी चीज़ वैसे लॉजिक के अंदर बता देता हूँ याद करने के लिए, कि जिस चीज़ के ऊपर प्रॉफिट वर्कआउट होना है, ऑन सेल है तो ब्रैकेट में मल्टीप्लाई बाय उससे होना है। इधर कॉस्ट से हो रहा है ब्रैकेट, इधर सेल प्राइस से हो रही है। अगली चीज, सेल में से प्रॉफिट माइनस होगा तो कॉस्ट आएगी, इधर आ जाए। कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड होगा तो सेल आएगी। बस इससे ज्यादा मैं और याद करने का गुर और नहीं बता सकता। फार्मूला पूरा बना कैसे है वो आपको समझा दिया। अब आगे इतना सा तो याद कर ही लोगे ना यार, ऐसे तो ना किया करो। अच्छा जी, कुछ अल्टरनेट नेम्स। S इज इक्वल टू सी इंटू 1+R, इसको मार्कअप खाली भी बोलते हैं, इसे मार्कअप ऑन कॉस्ट भी बोल सकते हैं, इसे मार्जिन ऑन कॉस्ट भी बोल सकते हैं। यार ये क्या हुआ, अच्छा ये टच वाला काम हुआ है। अच्छा हाँ हाँ ठीक है, ये मज़ेदार काम है लेकिन ज़रा सा ध्यान नहीं गया ना, वो किधर गया है। पता नहीं है लार्ज हुआ था या स्मॉल हुआ था। ठीक है जी, हाँ ये मज़ेदार काम है। ठीक है ना, लें जी। तो इसका काम है मार्कअप। ये अब क्यों गलत हुआ जी, इसमें के क्यों नहीं आया ये। अच्छा जी, ये मार्कअप ऑन कॉस्ट, इसमें मार्जिन ऑन कॉस्ट लिखा होगा। ऑन कॉस्ट असल में देखना है आपने, बच्चे यहाँ पे गलती कर देते हैं, मार्जिन का लफ्ज पढ़ा और किधर भाग गए इस फार्मूले पर। लेकिन अगला लफ्ज देखना है, क्या करना है, अगला लफ्ज देखना है। ये डॉज वाली चीज होती है। प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, एक नाम इसका कॉस्ट प्लस है, ठीक। कॉस्ट में ऐड अप होना, उधर कॉस्ट में ऐड अप किया हमने फार्मूले में, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। अच्छा जी, ये भी चीज हो गई। अगली चीज आ जाए, मार्जिन के दूसरे नाम। एक तो मार्जिन, कल्ला मार्जिन लिखा हो तो फिर ये वाला फार्मूला। मार्कअप ऑन सेल लिखा होगा, वर्ड कौन सा यूज हो गया, मार्कअप पहले, लेकिन साथ क्या है, ऑन सेल, तो फिर फार्मूला कौन सा यूज होगा, मार्जिन वाला। मार्जिन ऑन सेल, प्रॉफिट ऑन सेल, ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज। ये क्या चीज है इसका, ये जीपी परसेंटेज भी इसी का ही लफ्ज है। ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज अगर लिखा होगा तो वो कौन सा फार्मूला होगा, वो मार्जिन अप्लाई होगा। ये तो हमने देख लिया प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, प्रॉफिट ऑन सेल। हाँ, बिफोर इंक्रीज आफ्टर इंक्रीज वाली बातें बाद में करूंगा, इसी पैटर्न के ऊपर है यार ये। हाँ अच्छा अच्छा, ये अब आपकी एग्जांपल्स आ गई क्वेश्चंस की। पहला क्वेश्चन है जी, कॉस्ट ऑफ गुड्स इज 7 लाख। अच्छा, ये मजे की बात ये है कि जो क्वेश्चन मैंने क्लास में करवाने हैं ना, मेजरली बुक के अंदर मौजूद है। बुक के अंदर एंड पर एक चैप्टर है जिसका नाम है क्लास वर्क विदाउट सोल्यूशन, ऐसे कह सकते हैं। क्लास वर्क का नाम से किस नाम से, विदाउट सोल्यूशन है। तो उसके अंदर ये वाले क्वेश्चंस मौजूद हैं। हाँ, क्लास में मैं कोई ना कोई चीज़ चेंज कर लेता होता हूँ, ऐसे ही बैठे हुए या बच्चों से पूछ लिया, आओ यार, या दिमाग में कोई चीज़ ऐसी आई कि कॉन्सेप्ट इससे मज़ीद बेहतर ऐसे किया जा सकता है, तो वो हम क्लास में बैठे हुए समटाइम्स क्वेश्चन को क्या करते हैं, उसी क्वेश्चन को अमेंड कर देते हैं। अदरवाइज मेजरली क्वेश्चंस आपको क्या मिल जाएंगे, बुक के अंदर लिखे हुए मिल जाएंगे। एक चीज़ लाजमी तौर पर अपना शार बना लें,
लाजमी तौर पे करना है। जो सा क्लास वर्क है वो आपका क्या होना चाहिए, होमवर्क होना चाहिए। ये एक पेट चीज़ है, क्लास वर्क इज इक्वल टू योर फर्स्ट होमवर्क। उसके बाद होमवर्क की बारी आएगी, अगले होमवर्क की। हमेशा आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसकी रीज़न समझ लें। उसकी रीज़न ये है, क्लास में बैठे हुए आपको चीज़ समझ लग जाती है, जब घर में जाते हैं ना तो वही चीज़ बच्चे कहते हैं सर क्लास में तो हो गई है, अब घर जाते हैं समझ नहीं लगती है कि क्या हुआ था। क्लास में बैठे हुए आपकी माइंड एक्टिविटी वो नहीं है। माइंड एक्टिविटी तब होगी जब आप खुद ड्राइविंग सीट पर बैठोगे। गाड़ी के अंदर जा रहे हो तो जो ड्राइवर होता है ना उसका दिमाग सही काम कर रहा होता है, बाकी सारे जा रहे होते हैं वहीं पर ही, लेकिन रास्ता उसे नहीं पता चलता, एक नए रास्ते पे जा रहे हो, वो सिर्फ ड्राइवर को याद होता है, वही वापस आराम से ले आएगा। लेकिन अगर कहा जाए ना वापसी पे दूसरे बंदे को बिठा दिया जाए तो वो बार बार पूछेगा यार हुन किधर जाना है। ठीक, तो आप लोगों के साथ भी माइंड में यही काम होता है। क्लास में हम एक काम करते हैं, चीज समझ लग जाती है, जब तक हम उसे खुद परफॉर्म नहीं ना करते वो काम उस लेवल पर नहीं जाता जिस लेवल पर हमें जाना होता है। यही रीजन है बच्चे फेल जो होते हैं कि हमने जनाब सारे लेक्चर ले लिए हैं, कोई एक लेक्चर भी नहीं छोड़ा है, फिर भी हमें क्यों निकाला। बड़ा काम होता है, वो इस वजह से निकाला कि काम नहीं सही किया था ना। तो जब आप काम सही करेंगे तो क्यों कोई निकालेगा। पेपर पास होंगे अगर आप काम डे 1 से सही तरीके से करेंगे, तो डे 1 से इस माइंड एक्टिविटी को परफॉर्म करेंगे। और सीएमए में एक और मसला है, हर क्वेश्चन डिफरेंट होगा, हर क्वेश्चन डिफरेंट होगा। R1 R2 के अंदर एक सेट पैटर्न IFRS के मौजूद है, उसी के ऊपर चलना है। यहां पर सेट पैटर्न कोई भी नहीं है, एक वर्ड चेंज होने से कुछ का कहीं क्वेश्चन बन जाएगा। ऑन कॉस्ट की जगह ऑन सेल लिख दिया, फार्मूला चेंज, चीजें चेंज, वैल्यूज चेंज, आंसर्स चेंज। कॉस्ट ऑफ गुड्स इज 7 लाख, स्लीम सेल्स गुड एट अ प्रॉफिट ऑफ 15% ऑन कॉस्ट, ऐसे भी लिख सकता है। 15% अबव कॉस्ट ऐसे भी लिख सकता है। कॉस्ट प्लस 15% ऐसे भी लिख सकता है। मार्कअप ऑफ 15% ऑन कॉस्ट ऐसे भी लिख सकता है। 15% मार्कअप ऐसे भी लिख सकता है, जैसे मर्जी लिख दे, हर तरह से वो लिख सकता है, मुख्तलिफ अंदाज है लिखने। कॉस्ट मेरी कितनी है, 7 लाख। फार्मूला कौन सा अप्लाई होना है वो यहां से पता चलेगा, ऑन कॉस्ट है या ऑन सेल। ऑन कॉस्ट, मार्कअप या मार्जिन, मार्कअप। इधर वाला क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 1। अब मेरे पास कॉस्ट अवेलेबल है 7 लाख, मुझे इससे बाकी 2 वेरिएबल्स निकालने हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ या नहीं लिखा हुआ छोड़ दो, उसको मारो को दो। मुझे इससे सेल निकालनी है और मेरे पास दूसरा वेरिएबल है रेट है 15% ऑन कॉस्ट है। यहां से मुझे पता चला मेरा फार्मूला कौन सा लगना है, ये वाला। मैं नहीं सोच रहा, मैं कुछ नहीं कर रहा कि 100 कौन सी चीज है, ठीक है जी। मैंने बस देखना है कि ये ऑन कॉस्ट है, फार्मूला कौन सा लगना है, S इज इक्वल टू C इंटू 1 प्लस R लगना है। ये बेस फार्मूला है। मेरे पास कॉस्ट अवेलेबल है 7 लाख, 1 प्लस रेट है 1.15। पेपर में आपको सॉल्यूशंस में कुछ ऐसा लिखा हुआ मिलेगा इंटू 1.15, और आंसर आपका सेल प्राइस का आ गया 8,05,000। आपने प्रॉफिट मालूम करना है, 2 तरीके कार, सेल में से कॉस्ट में निकाल दो, 8,05,000 में से 7 लाख रुपया निकाल दो तो 1,05,000 आ जाएगा। दूसरा तरीका कार, प्रॉफिट इज इक्वल टू CR होता है, 7 लाख के ऊपर 15% ले लो, 1,05,000 आ जाएगा।
जी कोई चीज़ ना समझ लगी हो, ऐसी जो चीज़ ना समझ लगी हो। वैसे तो कोई चीज़ नहीं है, आगे बढ़ते हैं। चलो ये बताओ बच्चों, इन्वेंट्री वैल्यूएशन पढ़ी थी तो किस हद तक पढ़ी हुई है? कोई ढेर सारा लंबा चौड़ा काम किया हुआ या नहीं किया हुआ? बस है MCQ। अच्छा AFC, ओ यार शिट, ना तो मैंने इंट्रोडक्शन टू काउंटिंग पढ़ी है, ना तो मैंने R1 पढ़ा सही तरह से। R1 पढ़ा हुआ है? R1 में इन्वेंट्री है ही नहीं और R2 में मैं गया नहीं। अब मैं एक ऐसा बच्चा हूं जो ना PRC से आया है और ना ही R1 में पढ़ा हुआ है, क्योंकि इंट्रोडक्शन टू काउंटिंग तो एग्जाम्प्ट हो गई थी यार। अभी भी बच्चे ऐसे मौजूद हैं, चलो कोई मसला नहीं है, हम बेसिक लेवल से ही पढ़ेंगे। अभी भी बेसिक लेवल से ही पढ़ा रहा हूँ ना मैं, कोई ऐसी चीज़ तो नहीं कर रहा कि आपने ये मार का मार्जिन पढ़ा हुआ है, चलो ये गया वो गया, ठीक है। तो इंशाल्लाह टेंशन नहीं लेनी है, वो बेसिक लेवल से ही होगा। बस डेली का काम डेली आपने कर लेना है। R1 पढ़िए, ठीक, पास है हैं? दिया, चलो अल्लाह बेहतरी करेगा इंशाल्लाह, आसानी आप पैदा करेगा। अच्छा जी, अबव कॉस्ट जस्ट लिखने का एक अंदाज है। 7 लाख के आगे प्रॉफिट को लिखने का अंदाज है कि 15% अबव कॉस्ट रेट ऑफ प्रॉफिट है, या सेल प्राइस डिटरमिन करेंगे आप 15% अबव कॉस्ट, ऐसे कह सकते हैं। ये मुख्तलिफ अंदाज जो क्वेश्चन के अंदर लिखे होते हैं ना, मैंने वो लिख दिए हैं और कुछ नहीं है। वो पूरा फिक्रा अगर आएगा ना, वो फिर आपको सही समझ लगेगी। सलीम सेल गुड्स एट 15%, किधर गया, एट 15% अबव कॉस्ट। सलीम, गौर से पढ़ें, सलीम सेल गुड्स एट 15% अबव कॉस्ट, क्या मतलब हुआ? सेल प्राइस की बात की जा रही है, व्हाट द पॉइंट। तो ये लिखने का अंदाज है, ये ऊपर जब एक चीज बुलेट दी जाती है ना, तो उसको हर लाइन को उसके साथ पढ़ना होता है। हाँ जी, सलीम सेल गुड्स एट प्रॉफिट ऑफ 15% ऑन कॉस्ट, इसको ऐसे पढ़ेंगे, या ऐसे पढ़ेंगे सलीम सेल गुड्स एट 15% अबव कॉस्ट, या ऐसे पढ़ेंगे सलीम सेल गुड्स एट कॉस्ट प्लस 15%, सलीम सेल गुड्स एट 15% मार्कअप। ये सब चीजें लिखी जा सकती हैं ऐसे। अब सेल्स ड्यूरिंग द ईयर 9 लाख है, शाहिद सेल्स गुड एट प्रॉफिट ऑफ 15% ऑन कॉस्ट। सेल प्राइस है मेरे पास, मैंने बाकी दो वेरिएबल्स मालूम करने हैं, लिखा नहीं हुआ लेकिन मालूम करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2, मेरे पास सेल प्राइस है 9 लाख रुपया बेटा, और इसका मतलब है मुझे कॉस्ट मालूम करना है, प्रॉफिट का रेट है 15% ऑन कॉस्ट रेट है। ऑन कॉस्ट की वजह से मुझे पता चला है कि फार्मूला ये वाला लगना है। अब मैं जस्ट चुप करके क्या लिख दूंगा, फार्मूला लिख दूंगा, ये फार्मूला खुद ही बाकी चीजें निकाल कर ले आएगा। सेल प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट इंटू 1 प्लस आर। अब सेल प्राइस मुझे चाहिए कॉस्ट, तो मैं इस फार्मूले को रीअरेंज कर दूंगा, एस ओवर 1 प्लस आर हो जाएगा। एस है मेरा 9 लाख रुपया, और डिवाइड बाय 1 प्लस 0.15 1.15। आपको अक्सर औकात सॉल्यूशन में ऐसे लिखा हुआ मिल रहा होगा, 9 लाख डिवाइडेड बाय 1.15। ये जब कभी आप अगर एग्जामिनर के सॉल्यूशन उठाकर देख लेंगे
तो कहीं पर 0.85 से मल्टीप्लाई हो रहा होगा, कहीं पे 1.15 से डिवाइड हो रहा होगा, कहीं 1.15 से मल्टीप्लाई हो रहा होगा, तो उसकी बेस मल्टीप्लिकेशन की या डिवीजन की वो ये है फार्मूलाज, ये 2 फार्मूलाज हैं, इन्हीं की बेसिस के ऊपर वो सारी चीज़ें हुई होती हैं। तीसरा फार्मूला और कोई नहीं है जी बेटा, एक ही चीज़ है, सेल्स प्राइस, एक यूनिट की सेल प्राइस और सेल ओवरऑल सेल, जो मर्जी कर लें आप, एक ही चीज़ है। क्वेश्चन पूछा गया था सेल और सेल प्राइस में कोई फर्क है, तो सेल और सेल प्राइस में ऐसा कोई फर्क नहीं है। ये सिर्फ ये फर्क हो जाएगा कि सेल प्राइस जब बोली जाती है तो वो पर यूनिट के हिसाब से नॉर्मली बोली जाती है, और सेल्स का वर्ड ओवरऑल के लिए लफ्ज बोला जाता है। यहाँ पर कॉस्ट है, हमारे पास ओवरऑल कॉस्ट अगर दे दी है तो हमें ओवरऑल सेल के ऊपर जाना है। अगर हमें एक यूनिट की कॉस्ट प्राइस दे दी है तो हमें सेल प्राइस के ऊपर एक यूनिट की सेल प्राइस पे जाना होगा, एंड नथिंग एल्स। अच्छा जी, आंसर नहीं बताया तुम लोगों ने बच्चों। 7,82,609। मेरे पास सेल भी है, मेरे पास कॉस्ट भी है, मैं प्रॉफिट आराम से मालूम कर सकता हूं। प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल माइनस कॉस्ट। सेल है मेरे पास 9 लाख, उसमें से 7,82,609 करूंगा, प्रॉफिट आ जाएगा। या दूसरा तरीका कार, प्रॉफिट इज इक्वल टू सी आर, कॉस्ट मेरे पास वर्कआउट हो गई है 7,82,609, इसके ऊपर 15% लूंगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा, जो कि ये जो 1,17,391। क्वेश्चन आया कि जी पेपर के अंदर कंप्लीट चीज़ें लिखने की ज़रूरत तो नहीं है। बेटा मैं वो वाला बंदा हूँ जो कहेगा कि बेटा पेपर मुकम्मल कर दो, बेशक मिनीमोनिक्स लिख के कर दो। हम लोग इस चक्कर में पड़े रहते हैं कि हम ये चीज़ मुकम्मल लिखेंगे तो मार्क्स मिलेंगे, जिसके कोई मार्क्स नहीं होते हैं। ठीक, तो मिनीमोनिक्स यूज़ कर लें, पेपर मुकम्मल होना चाहिए। मिनीमोनिक्स यूज करने से क्या होगा? क्या चार्ट अकाउंटेंट है उसको ये नहीं समझ लगेगी ये फार्मूला क्या लिखा हुआ है? लगेगी समझ, उसको समझ लग जाएगी, आराम से समझ लग जाएगी, नो टेंशन एट ऑल। हाँ, जहां पर कोई आपने अपने कोई नित नए किस्म के कोई मिनीमोनिक्स बना लिए हुए हैं, अपने पास से कोई स्टूडेंट बना लेते हैं ना, ये मैंने रट्टा लगाना है तो ये ऐसे इसके ये मिनीमोनिक्स, तो वो वाले मिनीमोनिक्स किसी को नहीं पता चलने। ठीक है, मैं मिसाल दे देता हूं आपको, सीएमए की मिसाल नहीं, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स IFRS किसका है? मिनीमोनिक्स है ना, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड का। तो मैं जहां पर मर्जी IFRS यूज कर दूंगा, कोई मसला नहीं है, हर बंदे को पता चल रहा है मैं क्या बात कर रहा हूं। ठीक, आप लोगों ने PRC पढ़ी है, PRC के अंदर आप स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाते हैं ना, तो अगर आप उसको SOFP लिख देंगे तो हर बंदे को पता है यार ये क्या लिखा है, लिख दो, नो प्रॉब्लम, टाइम वेस्ट नहीं है। ये मींस अगर आप पूरा लिख देते हैं फिर टाइम वेस्ट है, ये अगर आपने लिख दिया तो दैट्स ओके यार, मुझे दूसरी चीजों के ऊपर टाइम बचाना है, मुझे 100% पेपर मुकम्मल करना है, जिसने मुझे पास करवाना है, इसने नहीं पास करवाना मुझे, मैं पूरा नाम लिखूंगा, नॉट एट ऑल, पेपर मुकम्मल होना चाहिए, दैट्स द की टू पास। आओ अगला क्वेश्चन करते हैं। अच्छा जी, असलम भाई आ गए हैं, उनकी कॉस्ट ऑफ गुड्स 5 लाख है और सेल कर रहे हैं ये प्रॉफिट ऑफ 15% ऑन सेल्स।
या फिर मार्कअप ऑन सेल्स, मार्जिन ऑन या जीपी परसेंटेज ऑफ 15% ऑन सेल्स। ये ऑन सेल्स बहुत काम की चीज है, हमें ये चीज बता रही है। फार्मूला कौन सा लगना है? इधर वाला, ये वाला, हाँ, C इज इक्वल टू S इंटू 1 माइनस R। तो C इज इक्वल टू S इंटू 1 माइनस R फार्मूला लगना है क्वेश्चन नंबर 3 में। कॉस्ट कितनी है? 5 लाख। अब मैं क्या कहूंगा कि मुझे सेल प्राइस पर जाना है, तो मैं इसी फार्मूले से रीअरेंज करके कर सकता हूं। C इज इक्वल टू 1 C डिवाइड बाय 1 माइनस R। ठीक, कॉस्ट मेरी 5 लाख है, 1 माइनस 0.15, ये 0.85 पे पहुंच गया, 85% पर। तो 5 लाख तकसीम 0.85, आपकी सेल प्राइस आ जाएगी 5,88,235। और प्रॉफिट मालूम करना हो तो फिर क्या करूं? CR से मल्टीप्लाई कर दूं? SR होगा। किससे करेंगे? SR से करेंगे। SR होगा फार्मूला, सेल प्राइस से मल्टीप्लाई होगा। ये नहीं होगा जो सी भी चीज क्वेश्चन में दे दी गई है मैं उसके से मल्टीप्लाई करूं वो प्रॉफिट बन जाएगा। हाँ, ये नहीं होगा। काइंडली, गलतियां यही होती हैं ना पेपर में, बच्चा गौर से नहीं पढ़ता है, और फिर समटाइम्स वो 100 वाला फार्मूले के अंदर ना कंफ्यूजन बढ़ जाती हैं। जो 100 वाले फार्मूले से आपने सीखा उससे कंफ्यूजन बढ़ जाती हैं। अब मैंने वंस अगेन, अगर आप पेपर पर्सपेक्टिव में भी देखें तो मैंने क्या किया है, मैंने पहले बेस फार्मूला लिखा है, बेस फार्मूले से मैंने रफ वर्क करके ये वाले फार्मूले पे गया हूं। ये वाला रफ फार्मूला मैं दिमाग में भी चला के कर सकता हूं, लेकिन मैं सोच किस पे रहा हूं? बेस फार्मूले पे। अब इससे मैं जो सी मर्जी चीज कर लूं, प्रॉफिट SR या फिर सेल में से कॉस्ट क्या कर दी जाए? माइनस कर दी जाए, तो 88,235 प्रॉफिट आ जाएगा, इज इक्वल टू आप सेल प्राइस 588,235 के ऊपर 15% SR। ऐसा करें यार, क्वेश्चन यही है, कॉस्ट 5 लाख है, रेट ऑफ प्रॉफिट 15% है, लेकिन हमें मालूम करना है मार्जिन के जरिए, तो मार्कअप के जरिए। मार्जिन के जरिए किया ना, अब हम इस लेवल पर पहुंच गए कि हम एक ही क्वेश्चन को 2 जगहों पे कर रहे हैं, तो क्या फर्क पड़ेगा? कॉस्ट अगर मेरी 5 लाख है, रेट मेरा 15% ही है, मुझे सेल प्राइस पर पहुंचना है मार्कअप के जरिए, तो फिर क्या होगा? तो फिर सेल प्राइस तो कॉस्ट इंटू 1 प्लस R है फार्मूला। कॉस्ट मेरी 5 लाख, 1 प्लस 1.15 हो गया, 5,75,000। अब कभी आंसर 575 आ रहा है, कभी आंसर क्या आ रहा है? 588 आ रहा है, कभी यहां पर डिवाइड हो रहा है 0.85 से, कभी यहां पर मल्टीप्लाई हो रहा है 1.15 से, डिपेंडिंग किस चीज के है, ये किस तरह से वर्कआउट हुआ है। फार्मूले बस 2 फार्मूलास के जरिए। ठीक, अब एग्जामिनेशन में बस इतनी सी वर्किंग काफी है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारी वर्किंग लाजमी नहीं है, नॉट नीडेड। सिर्फ ये वाला लिखें, कोई फार्मूला ना लिखें, आप ये लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। यहां पर
सिर्फ और सिर्फ ये इतना हिस्सा काफी है, एग्जामिनर बस ये चीज लिखता है। लेकिन मसला ये होता है जब मैं ये लिखता हूं ना बेटा, एक मिनट, अच्छा जी, तो बात ये हो रही थी कि कभी आपको डिवाइड करना पड़ रहा है 0.85 से वही चीज मालूम करने के लिए, कभी मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, एक ही चीज है, वही चीज मालूम करनी है, और आपको एग्जामिनर बस इतना सही आंसर दे रहा होगा 1.15। लेकिन हमें क्या करना है, हमें बेस लिखनी है, बेस लिखकर हम वर्कआउट कर दें, आधा सेकंड लेट अगर हो जाएगा, आंसर सही हो जाएगा, दैट इज मोर बेटर देन कि आप आंसर गलत कर रहे हैं। ठीक, आंसर गलत नहीं करना, मैं यहां पर रिकमेंड यही करूंगा कि आप फार्मूला लिख कर करें, या एटलीस्ट रफली किसी भी जगह पर फार्मूला लिख दें और वहां से रीअरेंज कर कर लेकर जाएं। Aslam sells good at 6 lakh, sales made at profit of 15% on sales और markup on sales। तो ऑन सेल है और असलम सेल कर रहा है 6 लाख पर। अब मेरे पास क्या चीज गिवन की है, सेल प्राइस गिवन है, मेरे पास क्या गिवन है, सेल। मुझे फार्मूला पता चल गया ना, बस मैंने फार्मूला लिखना है एंड नथिंग एल्स, आगे चीज खुद ब खुद निकल कर आ जाएगी। तो फार्मूला मेरा मार्जिन वाला बन रहा है और C इज इक्वल टू S इंटू 1 माइनस R। मेरे पास 6 लाख रुपया कॉस्ट दी, सेल प्राइस दी हुई है, 1 माइनस 0.15। अब 6 लाख को क्या करना है, 85% से मल्टीप्लाई करना है। ठीक हो गया, लंबे चौड़ी कहानियां में हमने नहीं पढ़ना, जस्ट एक फार्मूला एंड रिजल्ट इज विद यू। 5,10,000, वेल डन। अब आप पटरी पे चढ़ गए हैं, बस ये चीज़ आपने बस याद रखनी है, चाहे आपका FAR 1 हो, चाहे आपका FAR 2 हो, चाहे आपका CM में हो, चुप करके इन फार्मूलाज को यूज़ करें और क्या करें, कहानी ख़त्म। यकीन मैंने, मुझे अपने एक्सपीरियंस में यही चीज़ मिली है कि बच्चों को मार्कअप मार्जिन बहुत देर तक भी वो भूले होते हैं कि अब 100 क्या लेना है, 80 क्या लेना है, 85 कहाँ पर लेना है, डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई करना है, एक बहुत बड़ा मसला होता है उनके लिए। तो उसका मसले का हल बस ये 2 फार्मूलाज हैं, नथिंग एल्स। हमने छोड़ दिया है, मैंने वो चीज़ छोड़ दी है कि 100 किसको लेना है, ऐसे पढ़ाया जाता है, आप लोगों ने भी हो सकता है पढ़ा होगा। चलें जी, अब मुझे तो वो भूल भी गया हुआ है कि 100 लेकर अब 80 कौन सा लेना है, 85 कौन सा लेना है, कहाँ पर 115 लेना है, कहाँ पर 85 लेना है, कहाँ पे डिवाइड करना है, कहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। मैंने तो अपने आप को, दिमाग को क्या कर दिया हुआ है, उससे साइड पर कर दिया हुआ है। मैंने खुद स्टडी में, पूरे स्टडी लाइफ में जब ये चीज़ पढ़ी, और मैं उस तरीके से, चूँकि मैंने सेल्फ स्टडी की, किताबों से मैंने चीज़ें सीखी हुई थी, तो मैंने तो फार्मूला उसको यूज़ किया जो मुझे किताबों में समझ भी लगता था कि यार ये 1.15 क्या है, ये 0.85 क्या है। ठीक, तो मुझे तो ऐसा मसला पूरे CA के अंदर नहीं हुआ, आपको भी नहीं होगा इंशाल्लाह। मैंने क्या चीज़ मालूम कर दी है, अगर मेरे पास कॉस्ट आ गई है, सेल प्राइस है, प्रॉफिट मालूम कर लोगे ना, कोई मसला तो नहीं है। अगर दूसरे फार्मूले के जरिए करना है, P इज इक्वल टू SR से करना है तो कर दो। S कितना है, 6 लाख, तो 6 लाख को 15% से मल्टीप्लाई करोगे तो 90,000 आएगा, और अगर गलती से 5-10 को मल्टीप्लाई कर दिया तो बात कहीं की कहीं निकल जाएगी। आ जाओ फिर, ये वाला क्वेश्चन आप करेंगे, ये वाला क्वेश्चन आप करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5, फिर मैं आगे बातें करूंगा। क्वेश्चन नंबर 5 आप करेंगे, खुद देखेंगे, खुद सोचेंगे कैसे होना है। ये ना कह देना सर आसान क्वेश्चन आपने करवा दिए, मुश्किल क्वेश्चन हमें दे दिया। ये
ये तो पीआरसी के एमसीक्यूज हैं। बेटा एक काम करना, यहाँ से लेके वहाँ तक ना एक दफ़ा फोकस कर देना। किसी ने घर में बैठ के स्क्रीनशॉट लेना हो तो आराम से आ जाए। देखा ना, मैंने मुश्किल क्वेश्चन दे दिया ना तुम लोगों को। एक लाइन के ऊपर है क्वेश्चन। अभी तो हम मैथ पढ़ रहे हैं, अभी तो इन्वेंटरी के ऊपर नहीं गए हम। ओ वेल डन, वेल डन, वेल डन। हो गया भाई फोकस। तेरह लाख 60,000 ना करो, 12 लाख है ना कर यार। क्वेश्चन में देखते ये होते हैं, नहीं नहीं कोई मसला नहीं है। क्वेश्चन में देखते ये होते हैं कि क्या चीज गिवन है, जो सी गिवन है वो लिख लें। श्री ज़्यादा सेल्स गुड एट जीपी ऑफ 25% ऑन सेल्स। ओ यार ये क्या हुआ यार, ये जो है ना बहुत सेंसिटिव लग रहा है। इसको जरा सा हल्का सा टच हो जाता है ना, ये कुछ ना कुछ कर देता है। हाँ किस, नहीं 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 यार, मजा ही ऐसे है ना यार, ये देखो ना शशका नहीं होता ना ऑफ करने का। वो चीज लगाई है तो फिर यार उसका शशका भी तो होना चाहिए ना, फिर कहीं मजा नहीं आता ना। कोई बात नहीं, एक आधी दफा गलत वो लग गई तो सही कर लिया ना। 25% ऑन सेल्स, यही वाला क्वेश्चन था। अच्छा, ही हैज अर्नड अ ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ 4 लाख, वर्कआउट सेल एंड कॉस्ट ऑफ सेल्स। अब प्रॉफिट अर्न किया कितना, 4 लाख। अब मेरे पास डायरेक्टली प्रॉफिट है 4 लाख और मेरे पास रेट ऑफ प्रॉफिट है कितना, 25% ऑन सेल्स। अब ये ऑन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो सी चीज अवेलेबल है वो लिख देते होते हैं। ये चीज है ना, इसका कोई फार्मूला अगर आपको पता है तो रूल ये है कि अगर कोई चीज गिवन है उसका फार्मूला आपको पता है वो लिख दो। प्रॉफिट इज इक्वल टू एस आर। प्रॉफिट 4 लाख है तो यहां से सेल मालूम हो जाएगी खुद ब खुद। एस इज इक्वल टू पी डिवाइड बाय आर। प्रॉफिट है हमारे पास 4 लाख डिवाइड बाय 0.25, ये आपकी आ जाएगी 16 लाख। अब आगे जैसे मर्जी मालूम कर दो। कॉस्ट इज इक्वल टू सेल में से प्रॉफिट माइनस कर दो, या फिर फार्मूला पूरा का पूरा लिख दो दोबारा से। मार्कअप मार्जिन है सी इज इक्वल टू एस इंटू 1 माइनस आर। ऐसे भी मालूम कर सकते हैं कि आप 16 लाख के ऊपर आए 1 माइनस 0.25 करें, 0.75 से मल्टीप्लाई करें तो आपका 12 लाख आ जाएगा। अब मैंने काम करवाना है उस छोटे से बच्चे को जो ज़रा
ज़रा दरमियाने जैसा है, मेरे जैसा है पढ़ने वाला है, और जो शार्प बच्चा है वो बेशक इसको क्या कर दे, जल्दी जल्दी 16 लाख को 75% से मल्टीप्लाई कर दे, नो प्रॉब्लम। ठीक, डिपेंड करता है स्टूडेंट की माइंड के ऊपर। मुझे किसके ऊपर काम करवाना है, लोएस्ट लेवल के ऊपर जाके काम करवाना है, ताकि तमाम स्टूडेंट्स की अंडरस्टैंडिंग लेवल एक लेवल पर आ जाए। तो अगर मैं बिल्कुल बच्चों वाला कोई काम कर रहा हूं और आप कहीं क्या बच्चों वाले सर चीज़ें पढ़ा रहे हैं, तो फिर मैं उसके लिए क्या कहूँगा, मैं थोड़ी देर के लिए क्या करें, मेरी तरफ से एडवांस माजरत एक्सेप्ट करें। अगली चीज़, अगला क्वेश्चन, अरशद says गुड एट जीपी परसेंटेज ऑफ कॉन कॉस्ट। यार मैं ये भी कितना करता हूँ, ये भी 4 करता हूँ। आओ, ये ऐसे क्वेश्चन चेंज हो जाता है बैठे हुए, ठीक है ना, एक वर्ड चेंज हो रहा है। मैंने 3 लाख लिखा हुआ था, मैंने 3 लाख से क्या कर दिया, 4 लाख कर दिया। आओ खेलो, यही वाला क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, रिजल्ट चेंज हो जाएंगे जस्ट एक वर्ड से। अर्न प्रॉफिट 4 लाख ही है जी बेटा, ये लो, ठीक है जी, ग्रॉस प्रॉफिट 4 लाख रुपए है। पहले वाला क्वेश्चन है ऑन कॉस्ट के साथ, ये ले, अब मुकम्मल नजर आ रहा है। हाँ ठीक है, मुझे नहीं पता, मुझे ज़बानी याद नहीं है, क्योंकि मैं तो क्वेश्चन करूँगा तो याद आएगी। याद नहीं, मैंने क्वेश्चन ही चेंज कर दिया, और मुझे ज़बानी याद होती भी तो मुझे क्या हो जानी थी, अब कैलकुलेशन ही करनी पड़ेगी। वैसे चूंकि मैं इतने ज़्यादा सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, 3-4 सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, मैं कतन कोशिश करता हूँ मैं कोई भी चीज़ याद ना करूँ, क्योंकि एक वैल्यू चेंज होगी तो मैंने खुद वैल्यू चेंज कर दिया, मैं क्वेश्चन का मैंने रट्टा लगा लिया, तो फिर मैं बच्चों को रट्टे से मना करता हूँ, तो मैं खुद रट्टा लगा के बैठा हूँ, फ़ायदा कोई नहीं। और मैं ही बैठे हुए क्वेश्चन चेंज कर दिया और मैंने रट्टा लगाया हुआ दूसरा, तो मैं क्या डिलीवर कर रहा हूँ। तो मैंने लिहाजा अब वो FSC वाले वो काम जिन्होंने 100% रट्टे लगे होते हैं, क्वेश्चन भी रट्टा हुआ है और पेज नंबर तक रट्टा हुआ है, फलाने पेज के ऊपर ये काम हुआ होगा, तो वो मैं नहीं कर सकता, मेरी मजबूरी है। अब मेरे पास प्रॉफिट ही दे दिया है 4 लाख, रेट ऑफ प्रॉफिट है 25% ऑन कॉस्ट, तो फिर अब मुझे प्रॉफिट ही मालूम करना है, लेकिन अब क्या चीज वर्कआउट होगी, कॉस्ट वर्कआउट होगी। फार्मूला बस इतना सा चेंज हुआ है, अब प्रॉफिट है, अब मेरे पास C = P/R आ जाएगा, 4 लाख तकसीम 25%, अब 16 लाख रुपया आंसर वही आया है, लेकिन ये क्या चीज आई है, कॉस्ट आई है, चीज वही है लेकिन काम भी वही किया है, लेकिन चीज क्या है, इधर सेल है इधर कॉस्ट है। अब सेल के ऊपर जाना है तो फार्मूला C × 1 + R लगेगा, कॉस्ट है मेरे पास 16 लाख, 1 + 0.25 20 लाख। कॉस्ट प्लस प्रॉफिट भी कर सकते हैं हम, उस फार्मूले के जरिए भी 20 लाख पर पहुंच सकते हैं। तो एक ही क्वेश्चन के अंदर एक चीज का आंसर 16 लाख है, इधर भी है, लेकिन एक चीज कॉस्ट है, दूसरी साइड पर वही चीज सेल है, और फिर इधर से सेल 2 मिलियन की आ गई है, इधर सेल 16 लाख की आई हुई है। तो एक में प्लस करना था, एक में उधर से माइनस करना था। बहुत है यार, अभी से ना करना यार।
ना करो ना यार, ये तो बच्चों वाले काम है यार। अब आप ये देखो कि ऑलरेडी वी आर लेट, और फिर आपकी तरफ से आएगा बस कर दें सर, बच्चों वाले काम भी बस कर दें, तो फिर क्या होगा, हम खुद ब खुद ऑटोमेटिकली लेट हो जाएंगे। पहले ही 1.5 घंटे की मेरी क्लास उन्होंने 1.25 घंटे की कर दी है, और 1.25 घंटे के ऊपर से ऊपर छुट्टियां इतनी ढेर सारी आपको इस सेशन में मिल रही हैं। हर दिन पटोते थे छुट्टी हैगी है, मुसीबत हैगी, एक ईद की छुट्टी, फिर दूसरी ईद की छुट्टी, फिर मुहर्रम की छुट्टी, तो हम तो कहा ऐसे ही चल रहा है काम से हैं। रिजल्ट की भी छुट्टी, चांद रात की भी, हाँ अच्छा। तो इतनी छुट्टियां के साथ भी अगर आप ये कहोगे ना सर बस कर दें, आज नहीं पढ़ा जा रहा, अगली क्लास मेरी क्लास के तो बाद ही होगी ना, हैं? एंड हो गया, टाइम हो गया, ओह शिट यार, सॉरी यार, फिर मैं मेरी गलती है मेरी गलती है, मेरी गलती है। थैंक यू जी। क्लास का टाइम ही एंड हो गया, फिर मैं तो नहीं पढ़ा सकता ना।